कभी सोचा है कि हमारे दिमाग की गहराइयों में आखिर क्या छिपा है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं कार्ल यूंग की रहस्यमयी रेड बुक के जरिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जिसे खुद यूंग ने दशकों तक दुनिया से छिपाए रखा था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। अगर कोई आसान जवाब या अच्छा महसूस कराने वाली बातें ढूंढी जा रही हैं तो शायद ये सफर सही नहीं है। ये किताब एक आईने की तरह है जो हमें वो सच दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो ये हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर ये रेड बुक है क्या? देखिए, इसे कोई थ्योरी की किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। ये यूंग की अपनी पर्सनल डायरी है, उनके अपने ही मन की गहराइयों से हुई बातचीत का एक बिल्कुल कच्चा चिट्ठा। सोचिए, ये इतनी निजी थी, इतनी पर्सनल कि यूंग ने इसे कभी किसी को दिखाने के लिए लिखा ही नहीं था। और इसका नाम रेड बुक क्यों पड़ा? ये जो लाल रंग है ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी का निशान है, एक खतरे का संकेत। सोचिए, जैसे किसी खतरनाक जगह के बाहर एक लाल झंडा लगा हो। ये उस मानसिक सीमा रेखा की तरह है जिसके पार जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि वहां का सच झकझोर कर रख सकते। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? साल था 1913। यूंग अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनके गुरु सिगमंड फ्रॉइड उनसे रिश्ता तोड़ चुके थे और उनका पूरा करियर दांव पर लगा था। ठीक तभी उनके अंदर से अजीब अजीब आवाजें और डरावनी तस्वीरें उभरने लगी। ज्यादातर लोग शायद इससे डरकर भाग जाते, लेकिन यूंग ने एक बहुत ही साहसी फैसला किया। उन्होंने इन आवाजों को दबाने की बजाय उन्हें सुनने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होता है असली सफर, अवतरण, यानी अपने ही मन की अंधेरी गहराइयों में उतरना। ये वो पल था जब यूंग ने भागने की बजाय रुककर अपनी भीतरी दुनिया का सामना करने का फैसला किया। अब यूंग एक दोराहे पर खड़े थे। क्या यह सब पागलपन की निशानी थी या उनके अवचेतन मन का कोई गहरा संदेश? सोच कर देखिए, यह पागलपन और आत्मज्ञान के बीच एक पतले से धागे पर चलने जैसा था। एक गलत कदम और सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इस अंधेरी दुनिया में उनकी पहली मुलाकात हुई अपनी छाया से। ये कोई बाहरी राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर का वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारी असुरक्षा, ये वो तमाम भावनाएं हैं जिन्हें हम बुरा मानकर अपने मन के किसी अंधेरे कोने में धकेल देते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हमारी अपनी छाया हमें अक्सर दूसरों में दिखाई देती है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की कोई खास आदत हमें इतना परेशान क्यों करती है? हो सकता है कि असल में हम उनमें अपनी ही कोई दबी हुई इच्छा या कमी देख रहे हो। मनोविज्ञान में इसे ही प्रोजेक्शन कहते हैं। अब हम इस यात्रा के सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक मोड़ पर आते हैं। ये वो दौर है जिसे यूंग ने अहंकार की मृत्यु कहा है। जब हमारी पहचान, हमारी मैं की कहानी हमारी अपनी ही आंखों के सामने बिखरने लगती है। ये एक झटके में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। पहले हमारे सारे विश्वास टूट जाते हैं, फिर सुरक्षा का वो बुलबुला फूट जाता है जिसमें हम जी रहे होते हैं। इंसान पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता है और आखिर में हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ये मानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं जानता। यही वो पल है जो हमारे अहंकार को तोड़कर रख देता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई हार नहीं है। असल में ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। बिना किसी बहाने या मुखौटे के अपने असली स्व के सामने खड़े होने का साहस। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस तबाही की राख से ही एक नए स्व का जन्म होता है। यह है पुनर्जन्म का चरण, जहां इंसान पहले से ज्यादा मजबूत और संपूर्ण बनकर उभरता है। पुनर्जन्म के बाद एक नया युद्ध शुरू होता है, हमारे तर्क संगत अहंकार और हमारी सहज आत्मा के बीच। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, एक तरफ हमारा दिमाग है जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, हर चीज साफ साफ जानना चाहता है, और दूसरी तरफ हमारी आत्मा है जो बस अनुभव करना चाहती है, रहस्य में जीना चाहती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद एक अच्छा या बेहतर इंसान बनना नहीं, बल्कि एक पूरा इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो अपनी रोशनी के साथ साथ अपने अंधेरे को भी गले लगाता है, क्योंकि असली ताकत अपनी कमियों को छुपाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने में है।
तो इस पूरी दर्दनाक और गहरी यात्रा के बाद युंग को क्या मिला, और इससे भी जरूरी सवाल, हम इससे क्या सीख सकते हैं। युंग को कोई जादुई जवाब नहीं मिला, बल्कि कुछ बहुत गहरी सच्चाइयां समझ में आई। पहली कि मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर है। दूसरी कि अपनी भीतरी आवाजों को दबाने से नहीं, बल्कि उनसे बात करने से, उन्हें समझने से शांति मिलती है। और सबसे जरूरी बात कि जीवन का लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। अंत में रेड बुक हम सबसे एक ही सवाल पूछती है, दूसरों से सच सुनना शायद आसान हो, लेकिन क्या खुद से सच सुनने की हिम्मत है, अपनी अंधेरी, अपनी असहज सच्चाइयों का सामना करने की? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, यह हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।